गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं नूरू सर आपका स्वागत करता हूं आज की टॉप करंट अफेयर्स के लिए, है ना। तो भाई डेली की करंट अफेयर्स आपकी चलती है। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको A to Z एक चीज़ें मिलेंगी। एनडीए और सीडीएस के एग्जाम ओरिएंटेड आपको करंट अफेयर्स जो भी पेपर में बन सकती है वो हम आपको कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर से। पहला जो करंट अफेयर है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर यूपीआई एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम। तो भैया यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम किस ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित किया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आरबीआई या यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है, इसका आंसर है ए, आईएमएफ। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको आईएमएफ कहते हैं उसने इसका घोषणा की है। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जिसके चलते, ठीक है, यूपीआई हैज़ बीन डिक्लेयर एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम बाय आईएमएफ, अकाउंटिंग फॉर 49% ऑफ द ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन, हाईलाइटिंग इंडियाज लीडरशिप इन द फिनटेक रेवोल्यूशन। और उसमें भी इंडिया का नंबर 1 स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अच्छा क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज द जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? दैट इज मिजोरम। मिजोरम को कहा जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिंजर प्रोड्यूस होती है। भाई जिंजर इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है एमपी में, बट अगर हम बात करें हाई क्वालिटी की जो जिंजर होती है, सबसे बढ़िया क्वालिटी की जो जिंजर होती है वो प्रोड्यूस होती है मिजोरम में। ठीक है, तो याद रखिएगा नीति आयोग ने ये घोषणा की है। किसने की है? नीति आयोग ने। तो इसे याद रखिएगा, नीति आयोग ने ये रिकॉग्नाइजेशन किया है कि मिजोरम को कैपिटल, जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये याद रखने वाली बात है कि भैया जिंजर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिजोरम में नहीं होता है, एमपी में होता है। बट अगर देखा जाए कि भाई सबसे अच्छी क्वालिटी की जिंजर कहाँ होती है, तो वो होती है आपकी मिजोरम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु बिकम द न्यू पीएम ऑफ चेक रिपब्लिक। भाई चेक रिपब्लिक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? लोना लोपस लॉरा, फ्रैंक वॉल्टर स्टेमिनर, एंड्रेस बेबिस, फेडरिक मर्स। तो भैया इसका आंसर है सी, एंड्रेस बेबिस। एंड्रेस बेबिस जो है वो बन गए क्या? वो बन गए आपके चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये है एंड्रेस, इनको नाम याद रखिएगा, चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज congratulated Andres Babis on being appointed as the PM of Czech Republic. In the social media post, the Prime Minister said that the India look forward to working with Mr. Babis, further strengthening the cooperation between the India and Czech Republic. तो याद रखिएगा। अब मुझे आप कमेंट में बताइए भाई चेक रिपब्लिक का कैपिटल क्या है। सब बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट वॉर मेमोरियल ओपन इन। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित वॉर मेमोरियल कहाँ पर खुला है? ठीक है, तो भाई इंडिया में खुला है। इंडिया में कहाँ खुला है? तो ऑब्वियस बात है कि भाई लेह और श्रीनगर और अरुणाचल प्रदेश ये सब हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह है, तो इसमें आंसर है लेह। तो दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल, ठीक है, गालवान वॉर मेमोरियल जो था वो कहाँ पे खुला है? भाई वो खुला है आपका लेह, लद्दाख। ये सबसे ऊंचाई पे स्थित है। द गालवान वॉर मेमोरियल इन द लद्दाख इंडिया इज ऑफिशियली वर्ल्ड हाईएस्ट वॉर मेमोरियल बिल्ड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 14,500 फीट, है ना, 14,500 फीट पर है। इट honors the 20 Indian soldier who sacrificed life during the Galwan Valley clash with the Chinese force on June 15, 2020। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ISSF वर्ल्ड कप। तो भैया इंडिया की रैंक क्या रही? इंडिया की रैंक रही सेकेंड, नंबर 1 पे रहा चाइना। चाइना नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 2 पर और यूएसए नंबर 3 पे रहा। इसे ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, फाइनल में चाइना ने 9 मेडल के साथ टॉप पर रहा, 4 गोल्ड 2 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज। इंडिया ने सेकंड पोजीशन ली 6 मेडल के साथ, 2 गोल्ड 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और यूएस नंबर 3 पे रहा 6 मेडल के साथ, 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। तो याद रखिएगा यहाँ पर यूएस और इंडिया के मेडल बराबर हैं, बट इंडिया के पास सिल्वर ज़्यादा है, इस वजह से इंडिया पोजीशन नंबर 2 पर रहा।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप ये कहाँ हुआ? दोहा में हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा ISS वर्ल्ड कप है ना, कहाँ पे हुआ? दोहा। ठीक है। भारत विन पोर्टल लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो भैया भारत विन नाम का एक पोर्टल है, ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है जल शक्ति मिनिस्ट्री या जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय भारत के सबसे नए बने मंत्रालयों में से एक है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, CR पाटिल इसके मिनिस्टर हैं। इन्होंने जल शक्ति हैकेथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल शुरू किया है ताकि इस तरह की नई नई पहलों को के द्वारा वो और भी नई नई चीज़ों को यहाँ पर जोड़ सके। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड 30% रिजर्वेशन इन द स्टेट बार काउंसिल 2। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने 30% का आरक्षण देने की बात करी है, किसको? बार काउंसिल में। तो सिंपल सी बात है, SC ST का तो ऑलरेडी रिजर्वेशन रहता ही है। यहाँ पर मेंस का तो हमेशा दबदबा रहा है, अब वुमेन्स के लिए यहाँ पे बात हो रही है। तो वुमेन्स को 30% बार काउंसिल में रिजर्वेशन देने की बात चल रही है। भाई बार काउंसिल का 30% हिस्सा महिला होंगी, तभी जन भागीदारी हो सकती है, जेंडर इक्वालिटी हो सकती है, और आने वाले टाइम में हमें ज़्यादा जब महिला वकील मिलेंगी तो आने वाले टाइम में महिला जज भी ज़्यादा होंगी और महिला चीफ जस्टिस भी बनेंगी। तो इस चीज़ की पहल को शुरू किया है सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तो बड़ी खूबसूरत सी AI से बनी इमेज है ना। In a significant order, the Supreme Court on Monday directed that the 30% seat of the State Bar Council, where elections are yet to be notified, must be represented by the women advocate for the represent year. The court ordered 20% of the seat should be filled by the way of the election of the women and member and 30% by co-options. ठीक है, तो इस तरह का इसका ब्रेक इवन हुआ है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो बार काउंसिल में 30% रिजर्वेशन अब किसका है? महिलाओं का है। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बड़ी चर्चा में रहने वाली न्यूज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज इसको लेकर काफ़ी दिनों से चर्चाएं गर्म है। ठीक है, रिसेंटली अ डेलीगेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबमिटेड एन इम्पीचमेंट नोटिस अगेंस्ट। तो भैया अगर हम बात करें तो जो डेलीगेशन है अभी है ना, MPs का, इंडिया ब्लॉक का जो डेलीगेशन है, उन्होंने मिलकर एक हाई कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट की डिमांड करी है, और वो हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की बात चली है। अगर हम बात करें मद्रास हाई कोर्ट की, तो मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं GR स्वामीनाथन ने अपना एक वर्डिक्ट दिया है, जिसके चलते स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि इनके इस वर्डिक्ट के चलते वहाँ पर कुछ हालात बिगड़ सकते हैं उस एरियाज़ के, है ना। वहाँ पर एक मंदिर और एक दरगाह है, और मंदिर में इन्होंने शायद कुछ ऐसा डिसीजन दिए, बोला है कि वहाँ पर 24 घंटे वहाँ पर ज्वाला जलनी चाहिए। तो इसको लेकर स्टेट, तमिलनाडु स्टेट पहुँच गया है कहाँ पर? पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया है। अभी यशवंत वर्मा का मुद्दा शांत ही नहीं हुआ था कि दूसरा मुद्दा आ गया है जजों के इम्पीचमेंट का। मैं आपको बता दूं कि आज तक कभी भी कोई जज रिमूव नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जजों को हटाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है ना। पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, उसके बाद अगर वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में एक्सेप्ट होता है तो फिर दोनों सदनों में, ठीक है, जज को हटाने की कार्रवाई चलती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज इसी प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल हाई कोर्ट के जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे, जस्टिस यशवंत वर्मा जी, इनके खिलाफ भी इसी तरह की चीज़ें हुई है ना। वो तो एक जब भी कोई जज अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया जाता है तो उसके खिलाफ इस तरह की गतिविधियां होती हैं, तो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस होना बहुत ही कॉमन चीज़ है। आज तक कोई भी भारतीय जज का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। मे भी हो सकता है कि GR स्वामीनाथन पहले ऐसे बन जाए, जस्टिस यशवंत वर्मा बन जाए। फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा का मुद्दा तो काफ़ी टाइम से शांति हो गया है, तो देखते हैं। तो अभी क्या है, ये मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं GR स्वामीनाथन, उनके खिलाफ ये प्रोसेस चालू हुआ है। तो ये याद रखिएगा, DMK की सरकार है कहाँ पर? तमिलनाडु में, है ना। और उन्होंने ट्यूसडे को एक 120 सिग्नेचर का, ठीक है, एक नोटिस स्पीकर को दिया है ना। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं GR स्वामीनाथन, उनको हटाने के लिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफ़ी चर्चा का विषय है और ये आपके पेपर में क्वेश्चन बना सकता है। अब क्वेश्चन तो ये करंट का भी बन सकता है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स का भी बन सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हु डिक्लेयर द टाइम एथलीट ऑफ द ईयर्स, है ना।
टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया है? कैटरीन क्लास, एजा विल्सन, लियोनेल मेसी, लेब्रोन जेम्स। तो अगर हम बात करें तो एजा विल्सन बनी है टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर। चलिए, और आज का अंतिम बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज काफी हाई है। विच इंडियन फेस्टिवल हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट? तो भैया यूनेस्को की जो इंटेंजिबल हेरिटेज की कमेटी की मीटिंग थी वो दिल्ली रेड फोर्ट में हुई, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और भारत का 16वां इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इसमें शामिल हो गया है, जिसका नाम है दीपावली। तो दीपावली भारत का 16वां वो हेरिटेज इसमें शामिल हो गया है। छठ पूजा की बात चल रही है, लेकिन दीपावली इसमें शामिल हो चुका है। तो याद रखिएगा, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन सी होती है भैया? जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट हम उसको उस तरीके से टच नहीं कर सकते, ना, नॉर्मली टच नहीं कर सकते। तो वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होती है, जो इंटेंजिबल होती है, मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूनेस्को, तो यूनेस्को ने इस साल अभी तक काफ़ी चर्चाएं वाले काम कर दिए हैं, जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में अभी गैस्ट्रोनॉमी सिटी में लखनऊ ऐड हो गया है, ठीक है। इसी तरह से यूनेस्को की, ठीक है, आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व ऐड हुआ है यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इंडिया का, दैट इज कोल्ड डेजर्ट, है ना, जो कि आपका हिमाचल का है। इसी तरह से तीसरा ये अपडेट ये आ गया, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में दीपावली ऐड हो गया है, डी, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और दीपावली इसमें ऐड होने वाला 16वां भारत का हेरिटेज है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए दो चीज़ें। पहली चीज़ कि पहला कौन सा था, है ना, पहला भारत का वो हेरिटेज इंटेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल होना पहला हेरिटेज। दूसरा कि भैया योगा और कुंभ किस ईयर इसकी लिस्ट में शामिल हुए? जैसे कि दीपावली 2025 में हुआ है, तो योगा और महाकुंभ कब इसमें शामिल हुए, ये मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है। तो बच्चों, ये तो हो गया आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।